जब मेरी शादी हुई तो एक हफ्ते बाद ही मेरे पति ने मुझे खुशखबरी सुनाई कि वो आंध्र प्रदेश के लिए रवाना हो रहे हैं। मैं हैरान थी कि मैं इस बात पर खुश हूं या रोऊं, क्योंकि मेरा पति मुझसे लंबे समय के लिए दूर जो जा रहा था। सच पूछिए तो मेरा रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि इन लोगों ने शादी से पहले ये बात हमें नहीं बताई थी। कहा था कि लड़के ने नौकरी के फॉर्म भर रखे हैं, जल्द ही नौकरी लग जाएगी। हम ये तो नहीं जानते थे कि मेरे पति की नौकरी आंध्र प्रदेश में एक प्राइवेट कंपनी में होगी। खैर, अब क्या कर सकते थे। जब इनकी नौकरी वहीं पर ही रही और सरकारी जॉब न लग सकी, तो उन्होंने मेरी हालत देखकर कहा कि कुछ दिनों के बाद मैं तुम्हें भी वहीं बुला लूंगा। मैं जानती थी कि ये सिर्फ एक झूठी उम्मीद है, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। कुछ दिनों के बाद मेरे पति ने वाकई मेरा टिकट बुक करा दिया। हालांकि मेरी सास को इस बात से बहुत तकलीफ हुई कि बहू बेटे के साथ अकेली क्यों रहे, लेकिन मेरे पति ने कहा कि माँ तो कलेजे पर पत्थर रखकर मजबूरी में बेटे से दूर रह सकती है, लेकिन पत्नी नहीं रह पाएगी। इसलिए मेरे पति ने मुझे वहीं बुला लिया। जब मैंने पहले दिन आंध्र प्रदेश की मिट्टी पर कदम रखा तो मैंने सोच लिया था कि अपने पति की खूब सेवा करूंगी। हम लोगों को जिंदगी में कोई भी मुश्किल होगी तो हम मिलजुल कर एक दूसरे का साथ देंगे। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि यहाँ पर आने के बाद मेरा पति ही बदल जाएगा। ये कैसे हुआ, बड़ी लंबी कहानी है। कोशिश करूंगी कि ज्यादा लंबी ना हो और आपको पूरी सुना सकूं। उन दिनों मेरे पति पर काम का प्रेशर ज्यादा हो गया था। वो अक्सर रात को लेट आने लगे थे। जब घर आते तो परेशान भी होते। मैं पूछती कि क्या हुआ है, तो कहते कि मेरे मालिक ने मेरी बहुत बेइज्जती की है, उसे मेरा काम पसंद नहीं आता। भगवान जाने की क्या बात है। पहले तो सब कुछ बहुत ठीक ठाक चल रहा था, बस कुछ ही दिनों से ऐसा हो रहा है। मुझ जैसी सादा सी घरेलू औरत अब अपने पति के लिए कुछ कर भी नहीं सकती थी, न उसकी कारोबारी मुश्किलात को समझती। मैं बस उन्हें तसल्ली ही देती रहती कि सब ठीक हो जाएगा, पर मैं ये नहीं जानती थी कि एक दिन सब कुछ बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा। ये उस दिन की बात है जब रविवार का दिन था। हमारे घर एक मेहमान आया था। मेरे पति ने मुझसे कहा कि तुम किसी तरह भी उसके सामने नहीं आना। फिर ना जाने क्या हुआ, वो दरवाजे से बाहर जाने लगा तो मैं भी पीछे पीछे आ गई। मुझे दरवाजा बंद करने की आदत जो थी, इसलिए मैं पीछे पीछे चली गई। उस आदमी ने मुझे मुड़कर पीछे देखा। उसकी नजरों में बहुत शिद्दत थी। वो बहुत गहरी नजर से मुझे देख कर गया था। मेरे पति ने मुझसे कहा, पगली, मैंने तुझे मना भी किया था कि उसके सामने नहीं आना। ये बड़ा ही अजीब इंसान है। मैंने कहा, ये कौन है? बोले कि बस तुम रहने दो, उसके बारे में ज्यादा जानना भी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अपने पति की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। मैंने सोच लिया कि अब कोई सवाल तो नहीं करूंगी, लेकिन मसला ये था मैं सवाल करती या ना करती, मुझे जिंदगी में इन हालात से गुजरना ही था। एक दिन मेरे पति के ऑफिस से कॉल आई। कहा कि आप उनके पास ऑफिस में आ जाएं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, हम उन्हें अस्पताल लेकर जा रहे हैं। ये सुनकर मैं बुरी तरह बेचैन हो गई। मैं अपने पति से बात भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनका तो नंबर ही बंद था। मैं जितनी कोशिश करती मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। आखिरकार मैं खुद ही घर से निकल पड़ी, लेकिन ये सोचे बगैर कि मेरे पति के ऑफिस का एड्रेस भी मेरे पास नहीं है। मैं उस कंपनी का नाम पूछती पूछती आगे बढ़ रही थी। तभी मुझे गली के आखिर में खड़ी एक बड़ी सी कार नजर आई। इससे पहले कि मैं उस कार से पीछे हटती, उसने आकर मुझे एक जोरदार टक्कर मार दी। मुझे कुछ होश नहीं रहा कि मैं कहाँ हूँ और क्या कर रही हूँ। कई घंटे बेहोश रहने के बाद जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में थी। मैं तो ये भी भूल चुकी थी कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। मुझे बस ये नजर आ रहा था कि मैं अस्पताल के एक कमरे में लेटी हुई हूँ। मेरे जिस्म पर बेशुमार पट्टियां बंधी हुई है। भगवान जाने अब मेरे साथ क्या होगा। मुझे कुछ याद नहीं था। यहाँ तक कि अस्पताल के डॉक्टर मेरे पास आ गए, मुझसे तरह तरह की बातें पूछने लगे, लेकिन उन सब का जवाब एक व्यक्ति दे रहा था जो कि मेरे बेड के बराबर में ही बैठा हुआ था। उनसे तेलुगु भाषा में ही बातें कर रहा था। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि ये हो क्या रहा है, ये व्यक्ति कौन था और मुझे यहाँ क्यों लाया था। काफी देर यही सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक कि लेटे लेटे मुझे 2-3 घंटे गुजर गए। तब उन लोगों ने मुझे डिस्चार्ज करने का सोचा, लेकिन डिस्चार्ज करने के लिए मुझे मेरे पति के साथ नहीं बल्कि उसी व्यक्ति के साथ भेज दिया। मुझे थोड़ी थोड़ी चीजें याद आ रही थी। इतना तो मैं समझती थी कि ये व्यक्ति मेरा पति नहीं था। वो मुझे लेकर वहां से अपने घर ले आया। मैं बस हैरानी से उसके घर को देख रही थी। उसके घर में रेशमी पर्दे लटक रहे थे। घर के बिस्तर और फर्नीचर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थे।
बड़ी सी दीवार पर टीवी लगाया हुआ था। वो मुझे उस कमरे में बैठाकर बोला, तुम टीवी देखो, मैं जरा अपना काम करके आता हूँ। यहाँ रहने के बाद मुझे यहाँ की लोकल भाषा थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी थी। वो आदमी पढ़ा लिखा लगता था। वो बातें भी तेलुगु भाषा में करता था। पर अजीब बात तो ये थी कि उसके घर में कोई और नहीं था। मैंने देखा तो बस घर खाली ही था। बहरहाल मैं वहां बैठ गई। मेरे लिए यही घर अब मेरे रहने की जगह बन गया था। मैं तो अपने पति की कंपनी का भी नाम अब भूल चुकी थी। मैं नहीं जानती थी कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। तभी वो व्यक्ति दोबारा कमरे में आया। उसके हाथ में एक लाल रंग के शरबत का गिलास था और कुछ दवाइयाँ थी। मैंने उसकी तरफ देखा तो बोला, ये तुम्हें जरूर खानी है, डॉक्टर ने दी है। मुझे अच्छी तरह याद था कि अस्पताल से निकलते वक्त डॉक्टर ने ना तो हमें कुछ कहा था, बस ख्याल रखने का कहा था। फिर ये गोलियां दवाइयां कहाँ से आ गई, मैं सोचने लगी। मैंने पूछा तो कहने लगा, जब तुम बेहोश थी तब डॉक्टर ने दी थी। मैंने अजीब सी नजरों से उसे देखा और फिर वो सारी दवाइयां उसके कहने पर खा ली थी। तकरीबन 1-2 घंटे बाद मुझे नींद आई और मैं वापस बेहोशी की हालत में चली गई। मुझे नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ। जब मेरी आंख खुली तो सुबह के तकरीबन 10 बज रहे थे। मैंने इधर उधर उठकर देखा तो घर में कोई भी नहीं था। वो व्यक्ति भी अपने कमरे में था और उसका दरवाजा बंद था। एक ही दरवाजा उस घर का बंद था, बाकी सब खुले हुए थे। मैंने सोचा कि मैं उस घर से चली जाऊं, मैं अपने पति के घर जाऊं, कहीं ना कहीं से उसका पता मालूम हो ही जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं सीढ़ियां उतरकर नीचे आई, मैंने देखा कि मेन गेट पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। ये देखकर मैं हैरान रह गई। क्या यह आदमी मुझे अपनी कैद में रखना चाहता है? मैंने ये बात सोची तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। फिर मैं वापस अपने कमरे में आ गई। सोचा कि जब वो उठेगा तो मैं उससे बात कर लूंगी। यहाँ तक कि तकरीबन दोपहर के 2 बज गए। मैंने देखा वो अपने कमरे से निकला और लड़खड़ाता हुआ बाहर आया, जैसे कि रात को उसने शराब पी हो। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। मैंने उससे कहा कि मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। वो हंसकर बोला कि अब कहाँ जाओगी, अब तो तुम्हारा कोई घर नहीं है, तुम्हें अपने पति का पता भी याद नहीं। अगर इस तरह खो गई तो किसी के हाथ लग जाओगी, और जानती हो ना ऐसी औरतों के साथ क्या होता है। उसने मुझे इतना डराया धमकाया कि मैं चुप हो गई थी। मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था। इस घर में रहकर मैं बहुत परेशान हो रही थी। वो मुझे दिन ब दिन यही कहता कि अब तुम यही रहो मेरे घर में और कहीं ना जाओ। कुछ दिन गुजरे तो उसकी असलियत सामने आने लगी। उसने मुझसे कहा, अगर तुम मेरे घर में रहना चाहती हो तो मुझसे शादी कर लो, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मेरे घर में एक गैर औरत की हैसियत से रहो। मैंने कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, मुझे अपने घर जाना है। कहने लगा, तुम्हारा तो कोई पति ही नहीं है, तुम तो कुंवारी ही थी और रहोगी, इसलिए अगर तुम बुरा ना मानो तो मुझसे शादी कर लो। मैं उस वक्त बौखलाई हुई थी, दवाइयों के असर में थी, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। बस जो बात वो कहता मैं उस पर यकीन कर लेती। मैं अभी सोच ही रही थी कि वो एक पंडित को भी ले आया। उसे कहा कि हमारी शादी करवा दीजिए। अपने दोस्तों को भी घर में दावत पर बुला लिया, यहाँ तक कि काफी सारे लोग इकट्ठे हो गए। शादी के इंतजाम भी हो गए। मुझे समझ नहीं आई कि मुझे ना करनी थी या नहीं। यूं मेरी शादी भी मेरी बेखबरी में करवा दी गई। मैं तो ऐसी दवाइयों के असर में थी कि ये भी नहीं देख सकी कि मेरे पति का नाम क्या है। खैर, मेरी शादी हो गई, मगर शादी के बाद उस व्यक्ति ने मुझ पर एक एहसान किया कि मुझे वो दवाइयाँ देनी छोड़ दी थी। अब मैं होशियार सी हो गई थी, जो भी बात वो कहता मुझे समझ आती थी। लेकिन फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता महसूस होने लगा कि वो व्यक्ति हिंदी भी बोलता है और बड़ी अच्छी तरह बोलता है। उसे तेलुगु से हिंदी ज़्यादा अच्छी तरह आती थी। मुझसे बात करते हुए भी जब उसे किसी शब्द में अटकना होता तो हिंदी का शब्द इस्तेमाल कर लेता। ऐसी जगह से मुझे शक होता कि वो जरूर उत्तर प्रदेश का वासी है, आंध्र प्रदेश का नहीं है। और भी कई बातें थी जो वो इस तरह से करता जैसे कोई यूपी का हो। मैंने इस बात की खोज निकालने का फैसला कर लिया। उसके घर में एक कमरा था जहां पर वो मुझे जाने की इजाजत नहीं देता था। वो कमरा हर वक्त ही बंद रहता था, उसमें कभी कोई आता जाता नहीं था। मैंने सोच लिया मैं कुछ भी करके अब मैं इस आदमी के इस कमरे में जाकर ही रहूंगी जो इसने मुझसे छुपा कर रखा है। बड़ी ही खुफिया तरीके से एक दिन जबकि वो बाजार गया हुआ था तो मैंने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, पर हैरानी तो इस बात पर हुई कि दरवाजे को अंदर से ताला लगाया हुआ था, यानी कि चाबी की जरूरत थी। मेरी दिलचस्पी और बढ़ गई। उस दिन मैंने इस घर को पूरी तरह घूम फिर कर देखा। किचन में भी गई। किचन में तरह तरह की चीजें पड़ी थी, कुछ दवाइयां जड़ी बूटियां भी थी।
फिर मेरी नज़र उन दवाइयों पर पड़ी जो कि मेरे पति ने मेरे लिए ही रखी हुई थी। वो अक्सर इन दवाइयों को मुझे दिया करता था। मैंने बैठकर दवाइयों के डब्बे देखना शुरू कर दिए। मालूम हुआ कि ये तो नींद की दवाई है। मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने सोचा कि आज यही दवा मैं अपने पति को खिलाऊंगी, उसकी जेब से या कहीं से चाबी निकाल कर ही रहूंगी। ऐसा ही हुआ। जब वो रात को घर आया, मैंने उसे चाय में मिलाकर गोलियां दे दी जो पहले मुझे दिया करता था। गोली खाकर मेरे पति को खूब नींद आई, यहाँ तक कि वो सो गया। जब सो गया तो मैंने उसकी जेबों की अच्छी तरह से तलाशी ली। उसमें चाबियों के गुच्छे पड़े थे। मैं दिन भर की सोई हुई थी, ना मुझे नींद आ रही थी न मुझे थकावट हुई थी। और ये गोलियां तो ऐसी थी कि खाते ही 2 घंटे के अंदर मेरा पति बेहोश सा हो गया। मैंने फौरन जाकर उस कमरे को खोला कि अगर वो अपने होश में आकर मुझे ढूंढने की कोशिश भी करे तो उसे समझ न आए। मैं कमरे में आ गई। मैंने देखा कमरे में अंधेरा था। कमरे की लाइट ऑन की तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि ये बहुत ही गंदा और अजीब सा कमरा था। मैं उसे देखने लगी तो देखती ही रह गई। उसमें कुछ तस्वीरें रखी हुई थी और कुछ बड़ी बड़ी काले रंग की किताबें, जिनको देखकर समझ न आती थी कि ये है क्या। मैंने तस्वीरों को देखना शुरू किया तो मेरी ये देखकर जान ही निकल गई कि मेरा पति मेरे पुराने पति के साथ खड़ा था। मुझे सब कुछ याद आने लगा। मैं अपने पति की तस्वीर को देखकर अच्छी तरह पहचान गई थी कि ये मेरा पति है, और दूसरी तस्वीर देखकर मेरी तो जान ही निकल गई। ये मेरी और मेरे पति की शादी की तस्वीर थी। मैं देखकर बुरी तरह रोने लगी। मेरी रोने की आवाज बाहर न चली जाए इसलिए चुप हो गई। खामोश होने की कोशिश करने लगी। अब मुझे सब कुछ याद आ रहा था। मैं जान गई थी ये व्यक्ति मेरा असल पति नहीं है। उसने मुझसे झूठ बोलकर शादी की। मैं अब सारी चीजें देखती जा रही थी, यहाँ तक कि मेरी नजर उस काली किताब पर पड़ी। मैंने देखा उस काली किताब में हिंदी में बहुत सारे खत लिखे हुए थे, जबकि इस कमरे में एक बर्तन रखा हुआ था जिसमें ठंडा पानी था, और उस पानी के अंदर एक मरी हुई मछली भी पड़ी हुई थी। उसे देखकर मुझे तो उल्टी सी आ गई। मैंने फौरन ही उस बर्तन का ढक्कन बंद कर दिया। उन किताबों को देखने लगी। उन पर बहुत सारे मंत्र लिखे हुए थे। कुछ के नीचे लाइन लगाकर उसने लिखा हुआ था कि ये जादू वो कर रहा है। मैं अभी देखती जा रही थी। मुझे लगा कि मेरा पति तो कोई जादूगर है, लेकिन उससे पहले कि मैं कमरे की ओर छानबीन करती, घर में हड़बड़ी सी होने लगी। मुझे दरवाजा खोलकर बाहर आना पड़ा। मैंने चुपके से चाबी अपने पास छुपा ली। मैं अपने पति के कमरे में गई। मैंने देखा वो नींद में खुद को थप्पड़ मार रहा था, बुरी तरह से चिल्ला रहा था। वो हिंदी में ही चिल्ला रहा था, मुझे छोड़ दो, अब से जो तुम कहोगी मैं वही करूंगा। आज के बाद ये हरकत नहीं होगी मुझसे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरे पति को हुआ क्या है। मैंने जल्दी से वो चाबियां अपने पास वाले टेबल पर रख दी। मेरा पति हड़बड़ाते हुए जाग गया। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ। वो बोला कि सच सच बताओ, तुमने इस चाय में नींद की दवाई मिलाई थी क्या। मैंने नहीं में सर हिला दिया। तो फिर मुझे इतनी नींद कैसे आई। ये समय तो मेरे मंत्र पढ़ने का है। कौन से मंत्र, तुम्हें नहीं पता? मैं नौकरी करता हूँ, मुझे काम के लिए मंत्र पढ़ने पड़ते हैं। हटो मेरे रास्ते से, मैं अपने कमरे में जाना चाहता हूँ। ये कहकर मेरा पति उठा और फिर वापस आ गया। बोला कि मेरी चाबियां कहाँ हैं। मैंने कहा आप सो गए थे। मैंने सोचा आपको चुभ ना जाए इसलिए आपकी जेब से निकालकर मेज पर रख दी थी। उसने मुझे गुस्से से देखा और बोला, आइंदा मेरी चाबियों को हाथ भी मत लगाना, समझ आई तुम्हें। मैं अपने पति की ये बात सुनकर डर गई थी। वो बहुत गुस्से में लग रहा था। उसने अपनी चाबियां उठाई और उसी कमरे को जाकर खोल लिया। फिर उसने कमरे को अंदर से बंद कर दिया। मैं अंदर झांक भी नहीं सकती थी क्योंकि इस कमरे में कोई खिड़की नहीं थी। मैं बाहर बैठी इंतजार करती रही। सोचा कि वो बाहर आएगा तो जरूर पूछूंगी। मैं डर भी रही थी कहीं उसे शक ना हो गया हो कि मैं कमरे में गई थी। काफी देर तक मेरा पति कमरे से बाहर नहीं आया, यहाँ तक कि मैंने दरवाजा खटखटाया। उसने अंदर से ही आवाज दी कि अब दरवाजा मत बजाना, मैं अपना कोई काम कर रहा हूँ। मैं बहुत परेशान थी, रो रो कर बुरा हाल था। मैं फ्रेश हुई और ईश्वर की प्रार्थना में लीन हो गई। हे भगवान, मुझे सब्र दे, मुझे हिम्मत दे और मेरे दिमाग को रोशनी दे कि मैं इन हालात को समझ सकूं। मैंने पूजा पाठ की और ऊपर वाले का धन्यवाद किया कि मेरे ईश्वर ने मुझे किसी बुरे हालात का शिकार होने से बचा लिया। मैं फिर भी ऊपर वाले का धन्यवाद कर रही थी। थोड़ी देर के बाद मेरा पति वापस फिर से उसी कमरे में चला गया। इस दफा उसने कमरे का दरवाजा खुला छोड़ दिया था। मैंने देखा वहां जाते ही वो उसी मछली वाले बर्तन के पास बैठा कुछ बड़बड़ा रहा था। मैं उसे देखकर चुप हो गई थी। आज उसे गुस्सा भी आ रहा था। फिर वो उस मछली वाले बर्तन को लेकर अपने कमरे में आ गया
और बोला आज ये यही रहेगी और हाँ तुम जाकर दूसरे कमरे में सो जाओ। मैं उसकी बातों पर हैरान थी। दूसरे कमरे में क्या जाती, मैंने जाकर उसी कमरे को देखना शुरू कर दिया। अब उसे पता भी चल जाए तो कोई बात नहीं, मैंने दिल में सोचा। यहाँ आकर मैं वो तस्वीरें देखने लगी। वही हुआ जिसका डर था। थोड़ी देर बाद वो मेरे सर पर आकर खड़ा हो गया। चिल्लाते हुए बोला, मैंने तुम्हें मना किया था इस कमरे में नहीं आना। मैंने रोते हुए कहा, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, यूपी के हो तुम। ये देखो मेरे पति की तस्वीर भी तुम्हारे साथ है, तुम उसके बचपन के दोस्त हो। शर्म करो, तुमने उसे धोखा दिया। क्यों किया तुमने ऐसा? मुझे सिर्फ इतना बता दो। मेरी बात सुनकर उसके होश ही उड़ गए थे। मैं अपने पति को पहचानती थी। चिल्लाकर बोला, वो कंगाल तुम्हारे लायक नहीं था। मैंने तुम्हें पाने के लिए बहुत जतन किए, उसको ये भी बताया कि तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन वो मेरे इशारे समझ नहीं पाया। मैंने तुम्हारे लिए बहुत से जादू टोने किए, यहाँ तक कि तुम्हें यहाँ तक लाने में मेरा ही हाथ है। मैं बहुत सालों पहले से तुमसे शादी करना चाहता था, उस वक्त से जब से तुम्हारे पति ने मुझे तुम्हारी तस्वीर दिखाई थी, और तुम हो कि मुझे भाव ही नहीं देती। बहुत सब्र किया है मैंने, पर अब मैं और सब्र नहीं करूंगा। ये कहकर वो मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैंने उसे वहीं पर रुकने का कहा, वो ना रुका तो मैंने पास से ही एक चीज उठाकर उसके सर पर दे मारी, और फिर बस क्या था, वो बेहोश हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। मैंने देखा उसकी वो जादू टोने वाली मछली और बाकी चीजों से बदबू आ रही थी। वो ये जादू टोने कर करके पागल हो चुका था। उसने मुझे भी पागल बनाने की कोशिश की। मैं अपने पति की तस्वीर लेकर वहां से निकल पड़ी। करते करते मैंने कंपनी का नाम याद कर ही लिया था, जो जाकर एक आदमी को बताया। बड़ी मुश्किलों से मैं अपने घर पहुंची। मैंने जब अपने घर में कदम रखा तो मेरा पति बीमार सा अपने ही बिस्तर पर पड़ा हुआ था। मैं समझ गई कि मेरा पति भी उसी आदमी के जादू टोनों का शिकार हो गया है। मैंने अपने पति को आज तक कुछ नहीं बताया। मैं नहीं जानती उसके दोस्त के साथ क्या हुआ, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि वो वापस ना आ जाए, और मेरी शादी जो उसके साथ हुई थी वो तो यकीनन धोखे की शादी होगी। मेरे हिसाब से वो शादी नहीं मानी जाएगी। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या मुझे अपने पति को ये बात बता देनी चाहिए या उसे छुपा कर रखनी चाहिए? वैसे तो मैं ईश्वर की बहुत बड़ी भक्त हूँ। मेरा पति संभल रहा है, उसकी हालत पहले से ज्यादा बेहतर हो रही है। दोस्तों, मुझे आप लोगों की राय का कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा कि मैं क्या करूं।